The last video of this chapter is essential steps of the time of framing the scheme. I am going to be end this chapter. The first step is कि जब आपकी संस्था को या कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए प्लान करना है, तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स उठाने चाहिए. You have to take some different kinds of steps to make internal reconstruction make possible and successful. The first step is अपलिखित की जाने वाली समस्त हानि का अनुमान लगाना. To estimate the total loss to be written off, कि हमको कितना लॉस को रिटर्न ऑफ करना है, उसको हमको एस्टिमेट लगाना चाहिए. अब ये जो एस्टिमेशन है वो किस तरह से लगाओगे? जो अब तक नष्ट हो गई है. बता दिया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कि नष्ट हो गया किस चीज़ को मानेंगे, और इस राशि का जो आप अनुमान लगाएंगे उसको एक स्टेटमेंट बनाकर आपको तैयार रखना है. अब वो स्टेटमेंट इस तरीके से दिखा रखा है. स्टेटमेंट शोइंग टोटल अमाउंट ऑफ लॉस रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम. तो आपको एक दिखा रखा है छोटा सा ब्रीफ में कि किस तरीके की आइटम्स को आपको रिटर्न ऑफ करना है. डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कमीशन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स. Intangible assets should generally be considered worthless. Loss on revaluation of fixed assets, current assets including investment, non-operating losses like speculations losses, gambling losses. Loss on account of emergence of new liability not previously accounted for and other any losses. Give specific detail of such losses. तो total amount of loss to be written off, ये सारे अमाउंट रिटर्न ऑफ कर देंगे. अब हम ये जो अमाउंट्स देखते हैं जनरली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में भी देखते हैं अमाउंट्स को, पर ये अमाउंट्स क्या होता है कि जब हम बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. देखिए इसमें एक दो आइटम्स तो मैक्सिमम होती हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगी. तो कुछ छोटी एक दो आइटम्स रहती हैं कि ये छोटे मोटे जो नुकसान होते हैं रिटर्न ऑफ कर भी दिए जाते हैं. पर ये जो सारी आइटम्स हैं वो कब हैं कि अगर जो कंपनी है वो कंटिन्यूसली फेस कर रही है दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस, then the company has to need return of all these losses before internal reconstruction. क्योंकि जब तक इन लॉसों को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो संस्था में पैसा लगाना या संस्था जो अपना काम है वो ढंग से नहीं कर सकती है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस लगातार होते चले जा रहे हैं. तो ये सारे एक्सपेंसेस संस्था को क्या करना है, रिटर्न ऑफ करने हैं. अब क्वेश्चन में एक नोट डाल के दे रखा है कि क्वेश्चन में कभी कभी जो फिक्स्ड या आपकी जो चल संपत्तियां हैं उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए जो लॉसेस है उसके संबंध में कोई भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है. तो ऐसी सिचुएशन में यह ध्यान रखना है स्टूडेंट्स को कि विद्यार्थियों को अपनी मान्यताओं के आधार पर ही इन संपत्तियों पर हानि का अनुमान लगा लेना चाहिए. अब एक तो स्पेशल केस बता रहा है कि विद्यार्थियों को अपनी मान्यताओं के आधार पर, विद्यार्थी इन मान्यताओं के आधार पर कोई किसी भी तरह का अनुमान नहीं लगा सकते, बल्कि तदनुरूप मान्यता संबंधी टिप्पणी लगाकर उपरोक्त हानि को विवरण पत्र में शामिल कर देना चाहिए. पर आपको एक ईजी कर दिया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से कि कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन नहीं दे रखी है कि इसको क्या करना है, तो आपको सिंपल एक क्या करना है कि मान्यता शब्द का इस्तेमाल करके कि मान्यताओं पर आधारित है. सपोज जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा कि ये लॉस है किस तरह का है, पर हमें पता है कि लॉस है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज मतलब इज बेस्ड ऑन अजम्पशन कि मान्यताओं पर आधारित है, तो इसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसको आप क्या कर दोगे, जो लॉस हुआ है उसको आप ये स्टेटमेंट जो दिखा रखा है, स्टेटमेंट शोइंग टोटल अमाउंट ऑफ लॉस रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, इसमें आप इसको शामिल कर दोगे. ठीक है, क्लियर हुआ. क्योंकि अगर अलग से नहीं दे रखी तो आपको स्टूडेंट्स को उनको इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर ले जाना है लिखकर कि इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन. क्लियर है. द सेकेंड पॉइंट इज अनुमानित हानि को अपलिखित करने के लिए स्रोतों की खोज. सर्च फॉर सोर्सेज फॉर राइटिंग ऑफ द एस्टिमेटेड लॉसेज. अब क्योंकि हमने जो लॉसेज है उसको रिटर्न ऑफ करना है, तो हमने उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स देखना है. कैसे देखेंगे?
क्योंकि जो रिटर्न ऑफ की जाने वाली है, अपलिखित की जाने वाली हानि की संपूर्ण राशि का अनुमान लगाने के बाद हमने एस्टिमेट लगा लिया है कि सपोज 1,00,000 रुपए की जो लॉसेज है हमको रिटर्न ऑफ करने हैं। सेकंड स्टेप, पहले तो हमने एस्टिमेट लगा लिया था, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था उसमें एस्टिमेट लगा लिया हमने। सेकंड स्टेप में देखना है कि स्रोतों की खोज की जाए जिनसे उक्त हानि को रिटर्न ऑफ करने के लिए रकम उपलब्ध हो जाए। हम ही चाहते हैं कि 1,00,000 के अमाउंट को रिटर्न ऑफ करना चाह रहे हैं, पर हमको वी हैव टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ ₹1,00,000 कि हमको वो कहाँ से मिल सकता है कि जो 1,00,000 रुपए को रिटर्न ऑफ कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कंपनी के पास रेवेन्यू अथवा पूंजीगत संचयों के खाते, रेवेन्यू या पूंजीगत संचयों के खाते। अब इसमें क्या करना है कि जो आपको बता दिया है कंपनी के जो आयगत रेवेन्यू या आपके जो कैपिटल नेचर के जो अकाउंट्स हैं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या लाभ हानि खाते में कोई भी क्रेडिट शेष हो। पहले तो देखो हम क्या करेंगे, अगर हमको रिटर्न ऑफ करना है तो पहले हम जो रिजर्व एंड सरप्लसेस वगैरह वो सब हैं अकाउंट आपके सपोज कंपनी में, तो उनको हम देखते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू के अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में कोई क्रेडिट शेष उपलब्ध हो तो। यदि इन खातों में कोई क्रेडिट शेष उपलब्ध नहीं है तो हानि को अपलिखित करने के लिए सर्वप्रथम उसे काम में लेना चाहिए। अगर कोई क्रेडिट शेष अवेलेबल हो तो सबसे पहले हम उसमें से ले लेंगे इनको रिटर्न ऑफ करने के लिए लॉसेस को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ हो गई हैं सपोज, उसके बाद स्थायी संपत्तियों, इन्वेस्टमेंट या किसी अन्य संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर कोई लाभ उत्पन्न होने का अनुमान है। अगर हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट या किसी अन्य संपत्तियों के रिवैल्यूएशन पर कोई लाभ उत्पन्न होने का हमको एस्टिमेट है, तो उससे जो लॉसेज हैं अपने एस्टिमेटेड लॉसेज, लाभ को भी हानि को रिटर्न ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हैं। मतलब जो एस्टिमेट होने वाला है, एस्टिमेट किया है आपने कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा, उससे भी आप जो लॉसेज है उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उनकी पेड अप कैपिटल में से सेक्रीफाइस की आवश्यकता होगी, उसका भी हमको अनुमान लगाना है, एस्टिमेट करना है। क्योंकि कंपनी के समापन के में प्राय पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी लौटाने संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स की तुलना में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अपेक्षित त्याग का अनुपात कम होना चाहिए। अब क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहते हैं, इन ब्रीफ में आपको समझाना चाहूँ तो उनके सबसे ज़्यादा आराम रहता है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं, एक तो उनको डिविडेंड भी इनसे ज़्यादा मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से, उनको प्रेफरेंस भी रहती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो क्योंकि समझ लो हमारे एक तरह से गेस्ट हैं, ठीक है, तो हम उनसे जो सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सेक्रीफाइस कम करना पड़े, उनसे हम सेक्रीफाइस कम करवाने की आशा रखते हैं। और यह जो रेशो है वो कितना हो, इस संबंध में भी निश्चित नियम निर्धारित करना कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि इसका निर्णय व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ही करना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि इक्विटी शेयर होल्डर 50-50 सेक्रीफाइस करे या इक्विटी 70 करे या 30 करे। ये अकॉर्डिंग टू द जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो किस तरह के हैं। अगर वो बहुत चूजी हैं और बहुत अलग उनका व्यवहार है तो आप उनसे एक्सपेक्ट कम ही करेंगे तो ही बेटर है संस्था के लिए, क्योंकि कल को वो आपकी संस्था के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी संस्था की इमेज खराब कर सकते हैं कि उस संस्था में हमने पैसा लगाया और एक ऐसी कंडीशन आ गई तो उन्होंने हमसे ही सेक्रीफाइस करने के लिए कह दिया अपनी कैपिटल को छोड़ने के लिए। तो क्योंकि वो बाहर के लोग हैं और अगर बाहर के लोग संस्था की जो कमी वो बाहर लेके जाते हैं तो मार्केट में जो संस्था की जो इमेज है वो खराब होती है, गुडविल खराब हो गई, ठीक है। फिर जो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर है वो भी रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के त्याग कराने के बाद भी, ठीक है, ये जो सारी सिचुएशन है ये है कि सपोज संस्था के पास बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, फर्स्ट से हमने काम करवा लिया, सेकंड से करवा लिया, थर्ड से करवा लिया। अगर अंशधारियों से सेक्रीफाइस करने के बाद भी
टोटल लॉस रिटर्न ऑफ ना की जा सके। फिर लास्ट में संस्था के पास क्या बचता है, डिवेंचर्स होल्डर्स, क्रेडिटर्स। तो उनको भी उनके दावों की राशि में त्याग करने के लिए हमको कन्विंस करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना है कि जो डिवेंचर्स होल्डर हैं या हमारे लोन प्रोवाइडर हैं या हमारे क्रेडिटर्स हैं, त्याग करने के लिए वो तभी तैयार होंगे जबकि उनको ये विश्वास हो जाता है कि कंपनी का समापन कर दिया गया तो उनके दावों का पूर्ण भुगतान नहीं हो पाएगा। मतलब उसको कन्विंस करना है हमको कि देखिए संस्था को हम बेच भी देंगे, बंद भी कर देंगे, सारी एसेट भी बेच दें, तो भी हम आपकी सारी पेमेंट्स को नहीं दे सकते, आपको कंप्लीट पेमेंट नहीं दे पाएंगे। तभी वो सेक्रीफाइस करेंगे कि बेटर है कि चलो ठीक है, हमें संस्था अगर बंद होने की कगार पे ही आ गई है और वो वास्तव में हमारे दावों को भुगतान नहीं कर सकती है, तो इट मे बी द पॉसिबिलिटी दैट दे वुड एग्री टू सेक्रीफाइस देयर पार्ट। ठीक है, अपने हिस्से को, अपने क्लेम्स को वो सेक्रीफाइस करने के लिए तभी वो राजी हो सकते हैं, अदरवाइज वो कभी राजी नहीं होंगे। और राजी क्यों होंगे भाई, क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने संस्था को पैसे दिया है और फिर सपोज जैसे उन्होंने 100 रुपये दिए, अब संस्था कह रही है कि भाई हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं और हमें संस्था पैसों की आवश्यकता है, तो हम आपको 100 रुपये की जगह 70 रुपये ही दे सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब वो 70 रुपये क्यों लेने के लिए तैयार हो जाएंगे भाई? उनको तो 100 रुपये लेने हैं, 70 रुपये क्यों लेंगे वो आपसे, संस्था से? जब उनको यह ट्रस्ट हो जाएगा कि वास्तव में संस्था बेच भी दे, संस्था समाप्त भी हो जाए, अपनी एसेट्स भी बेच दे, तो भी वो 100 रुपये देने की सिचुएशन में नहीं है, तब वो 70 रुपये लेने के लिए हो सकता है तैयार हो जाएं। ठीक है, वैसे तो सारा का सारा संस्था अपने स्तर पर कर लेती है, पर एक सजेशन ये है कि ऐसी सिचुएशन में संस्था नहीं आनी चाहिए कि उसको अपने क्रेडिटर से भी रिक्वेस्ट करनी पड़े। ठीक है, तो जो संस्था को लॉसेस होते हैं उसको टाइमली इसको रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि कंटिन्यू इतना वो लॉस उठा सके। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी ऑल्सो दैट इज टेकिंग द कंपनी इज टेकिंग फेसिंग द सिचुएशन ऑफ लॉसेस फॉर अ कंटिन्यूस टाइम पीरियड। तो इतना कोई जरूरत नहीं है कि उसके सामने ये सिचुएशन भी आए। अब इस केस में कैसे स्टेटमेंट बनेगी? स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज फ्रॉम which amount will be available to be written off losses under internal reconstruction scheme। अब इसके अंदर बैलेंसेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कि ये सोर्सेज हैं जहां से संस्था रिटर्न ऑफ कर सकती है अपने लॉसेस को। तो हमको सोर्सेज ध्यान रखने, कौन कौन से सोर्सेज हैं? बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, balance of free revenue reserve account, balance of specific reserve account, profit and revaluation of current and tangible fixed asset and investment, reduction in paid up equity value of equity share capital, reduction in paid up value of preference share capital, reduction in claims of debentures holder and lender, and reduction in claims of trade and expense creditor, or any other source give specific data और डिटेल्स ऑफ आइटम। तो मेनली तो यही है। देखिए, जो आपने रिजर्व, इनको याद करने का तरीका है, आपके जो रिजर्व्स हैं उनको आप रिजर्व सारे आप उसके बैलेंस को यूज कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, या फ्री रेवेन्यू रिजर्व हो गया, या बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एसेट्स ले लो आप। अब एसेट्स में आपकी करंट आ जाएगी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट। उसमें अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ये ध्यान रखना कि प्रॉफिट कौन सा लोगे? रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन करने पर अगर संस्था को कोई लाभ हो रहा है इन एसेट से, तो उसका प्रॉफिट आप ले सकते हो। फिर रिडक्शन इन पेड अप, अब सारी पेड अप है, इक्विटी, प्रेफरेंस, और क्लेम्स किसके लिए रहते हैं? डिबेंचर्स होल्डर और लेंडर के लिए, या ट्रेडर और एक्सपेंस क्रेडिटर्स के लिए। तो ये सोर्सेज हैं आपके जहां से आप इसको रिटर्न ऑफ कर सकते हो।